नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुनं। शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। बेटा आप हैंड वॉश करके आओ। देखो सबसे गंदा जो है ना वो नोट होता है, रुपया है ना, रुपया पैसा सबसे ज़्यादा अशुद्ध है, क्योंकि किस किस के हाथ में घूमता है। कसाई की दुकान में भी, अंडे वाले के, मीट वाले के, और कुछ बच्चे तो पैसों को ना मुंह पे लगा लेते हैं, सिक्कों को मुंह में रख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आज हमें पूरा करना है। बिल्कुल, देखिए अब पेज नंबर 333। सुबह हमने चर्चा की थी प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त की। देखिए ये तो आप समझते होंगे उपशम सम्यक्त क्या है। दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम होने पर, ठीक है, औपशमिक सम्यक्त होता है। दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम होने पर क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है। दर्शन मोहनीय का क्षय होने पर क्षयिक सम्यक्त होता है। जब कभी किसी को प्रथम बार होता है तो औपशमिक सम्यक्त होता है। कौन सा? क्षयिक सम्यक्त तो सीधा नहीं होता। क्षयोपशमिक सम्यक्त में रहते हुए क्षयिक सम्यक्त का माने कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने भी सीधा क्षयिक सम्यक्त हो गया, ऐसा नहीं। औपशमिक सम्यक्त होता है सबसे पहले, और क्षयिक सम्यक्त तो किसको होता है? क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को। किसको? क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक्त तो दशा में रहता हुआ वो उसकी छपना प्रारंभ कर देता है, तब क्षयिक होता है। पढ़ेंगे अभी इसमें सब कुछ। बोलो, कोई रिवीजन नहीं। आप कुछ मत करो, आपकी रिवीजन भी मैं ही करूँगा। फिर एक ही तो पैराग्राफ पढ़ाया है भाई। जिसकी सत्ता में 3 हैं वो 3 का उपशम करके सम्यक दृष्टि होगा। लेकिन जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसकी सत्ता में दर्शन मोहनीय की कितनी प्रकृति होती है? एक होती है मिथ्यात्व, तो वो उसका उपशम करके सम्यक भी होता है। जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसकी सत्ता में 3 भी हो सकती हैं, और ज़्यादा लंबा टाइम हो जाए तो एक ही रह जाए, उसकी उद्वेलना हो जाती है, वापस मिथ्यात्व प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं। ठीक है, और देखो ये 2 प्रकृतियाँ ऐसी हैं इनका बंध नहीं होता। कौन कौन सी 2? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। ये बंध के योग्य नहीं है, तो फिर आती कहाँ से है? कि मिथ्यात्व में से टूट कर बनती है। कब बनती हैं? औपशमिक सम्यक्त के काल में। ठीक है, सत्ता में एक दर्शन मोहनीय थी, दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व प्रकृति, इसने उपशम किया, तो जब उसका उपशम किया तब उसके 3 टुकड़े होते हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। वो डायरेक्ट नहीं बंधती। हो गया रिवीजन? उपशम क्या है? सो कहते हैं अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य निषेध थे उनका तो अभाव किया। अब ये क्या? अनिवृत्तिकरण 3 करण परिणाम होते हैं। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अब जब वो अनिवृत्तिकरण के परिणामों में होता है उस काल में अंतरकरण विधान करता है। देखो कैसा होता है अंतरकरण विधान। गुण स्थान विवेचन रखिए यहाँ पे, यहाँ रखी होगी कोई। इधर देखो सामने, ये ले आओ।
ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये अंतरकरण विधान हुआ। ये अगस्त मनी तो उद्यावली होती है, काल प्रमाण उदय, यहाँ उदय में आ रहा है जो कर्म के निषेध। अब देखो यहाँ तक के, अब यहाँ अदय करण के परिणाम, अपूर्व करण तो ये अनिवृत्ति करण के परिणाम। ठीक है, भी अनिवृत्तिकरण के परिणाम आ रहे हैं। अब अनिवृत्तिकरण के परिणामों में जब ये पहुंचा, इसके बाद यहाँ जो निषेध थे उनमें से कुछ निषेधों को, किसके, मिथ्यात्व के, जो मिथ्यात्व के निषेध थे अंतर्मूर्त काल प्रमाण के, उनको कुछ को तो ऊपर ले गया उपरितन स्थिति में, बाद में आएंगे उदय में, और कुछ को नीचे ले आया, यहीं आ जाए उदय में जो आएंगे। तो यहाँ जो कर्म के परमाणु थे कुछ तो उधर शिफ्ट हो गए, कुछ यहाँ शिफ्ट हो गए नीचे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंतर्मूर्त प्रमाण काल ये खाली हो गया। यहाँ दर्शन मोहनीय का अंतरकरण कर दिया, अंतर कर दिया ना इसमें, क्योंकि तो वाले निषेध ऊपर चले। अभी अनिवृत्तिकरण का परिणाम चल रहा है, अभी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व के काल में तो रहते हैं ना तीन करण, जब तीनों करण पूरे हो जाएंगे उसके बाद सम्यक्त होता है। अब ये क्या हुआ, ये होता है अंतरकरण विधान। यहाँ जो मिथ्यात्व के निषेध थे कुछ को तो पीछे ले गया, बाद में उदय में आएंगे, कुछ अभी आ जाए। ये मिथ्यात्व का काल चल रहा है अभी। निषेध मतलब एक समय में उदय में आने वाले कर्म के परमाणुओं की जो समूह है उसको निषेध कहते हैं। कर्म परमाणुओं का समूह जो एक समान समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेध कहते हैं। आपने परिभाषा याद नहीं करी सारी, निषेध ये सब टेस्ट तो दिया था मुझे स्टार्टिंग में, है ना, आपने ही दिया था ना, आपको नहीं पढ़ाए मैंने गुणस्थान के प्रश्न उत्तर, आप लोगों को तो पढ़ाए थे ना। फिर अब ये क्या हुआ कि बीच में अंतरकरण विधान किया, तो यहाँ जो अंतर्मूर्त प्रमाण काल है इसमें मिथ्यात्व के कोई निषेध ही नहीं है। तो अब जब अनिवृत्तिकरण का काल पूरा होगा, अब चूंकि कोई मिथ्यात्व के कर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो उदय में कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से उपशम सम्यक्त्व का काल प्रारंभ हो जाएगा और ये अंतर्मूर्त काल तक रहेगा। उसके बाद फिर वो निषेध उदय में आएंगे तो मिथ्यात्व दशा आ जाएगी। ये हो गया। इस विधान को, ये जो आपने अंतर किया ना, यहाँ के परमाणुओं से इसको शिफ्ट खाली कर दिया, कुछ की स्थिति बढ़ गई, कुछ की घट गई। क्या अधःकरण, तो ये अधःकरण के परिणाम हुए, फिर ये पूर्वकरण के अनिवृत्तिकरण के, फिर उसके बाद अनिवृत्तिकरण के परिणाम पूरे होने पर ये उपशम सम्यक्त्व प्रारंभ हो गया। अंतरकरण तो एक प्रोसेस है, अंतर डाला है ना इसमें, गैप। अभी बाद में बताएंगे ना, सारी बात यहीं थोड़ी बता देंगे, वो आ रहा है आगे टॉपिक आएगा छाइक का। छाइक में तो सत्ता में से नष्ट करने पड़ेंगे सारे, आगे पीछे के कुछ नहीं बचेंगे वहाँ छाइक में। तो कहाँ से आएंगे, सम्यक्त्व के काल में है ही नहीं तो उदय में कहाँ से आएंगे। वो तो जब इसका काल पूरा हो जाएगा, अंतर्मूर्त काल, तब वहाँ जो देखो, आपने लकड़ी, सुनो, लकड़ी का आरा देखा है, आरा, अरे लकड़ी वाले होते हैं ना, फट्टा लगाते हैं और वो उसमें कटता जाता है, ऐसे आप ये समझ लो, ये नीचे मान लो उदय चलता है, अब वो ऐसे ऐसे आ रहा है आगे, ये वर्तमान समय है,
वर्तमान समय। ये तो हमने आपको डायग्राम बना के बताया, ऐसे कोई आत्मा में ऐसे कर्म इस दशा में नहीं है। ये आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे ग्राफ बनाते हैं ना कि इतने मैच हुए, इतनी बॉलों पे इतने विकेट, तो ऐसा थोड़ी हो, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। तो ये वर्तमान समय है। वर्तमान समय में अभी ये दशा चल रही है, तो ये उदय में आ रहे हैं, ये चली गई दशा, फिर नीचे आ जाएंगे। तो थोड़े समय बाद ये उपशमित सम्यक्त्व का काल प्रारंभ हो जाएगा। फिर उपशमित सम्यक्त्व का काल रहा अंतर्मुहूर्त। अब अंतर्मुहूर्त पूरा होने के बाद फिर वापस मिथ्यात्व में आ गया। फिर 3 दशाएं बनती हैं, वो बताएंगे कैसे कैसे बनती है। तो ये जो जिस विधान से अंतर डाला, इस विधान प्रोसेस को कहते हैं अंतरकरण विधान। सुनो ना, ये पेज नंबर है 277। एक बार रीडिंग कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। गुण स्थान विवेचन में चलिए आइए। अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य निषेध थे, जहाँ लिखा है ना उपशम सम्यक्त्व, यहाँ पर जो उदय में आने योग्य निषेध थे मिथ्यात्व के, उनका तो अभाव किया। उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेध रूप किए। कुछ की स्थिति बढ़ा दी, कुछ की घटा दी। यही अनिवृत्ति काल में उदय में आ गए, कुछ बाद में आएंगे। तथा अनिवृत्तिकरण में ही किए गए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे, वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय में ना आ सके, ऐसे किए। एक काम और किया, देखो इसमें क्या किया। अब ये जो परमाणु है हम मिथ्यात्व के, ये टाइम से पहले उदय में ना आ जाए। उदीर्णा होती है ना, उसका क्या मतलब होता है कि समय से पहले उदयावली में आ जाए। तो वो ना आ जाए, उसके लिए उपशम विधान भी किया कि वो जो जहाँ है वहीं बने रहेंगे, समय से पहले उसकी उदीर्णा नहीं होगी। एक तो यहाँ निषेकों का अभाव किया, मिथ्यात्व के निषेकों का। दूसरा उपशम विधान से जो बाद की स्थिति में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेक हैं, वो वहीं के वहीं बने रहें, समय से पहले उदय में ना आ जाए। ठीक है, तो 2 बातें हो गई इसमें। बाकी विशेष तो जब करणानियुक्त पढ़ेंगे तब आएगा, है सब कुछ। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए, उदय ना पाया जाए, उसका नाम उपशम है। दब गया। जैसे गिलास के उदाहरण याद है आपको? 3 गिलास बताया, मैं नहीं बताया था क्या? ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि कीचड़ नीचे बैठ गया है, लेकिन जब हिलेगा तो फिर उदय में आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ दब गया, शांत हो गया, जल बिल्कुल निर्मल है ऊपर। तो उपशम में क्या हुआ, सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं है। क्षायिक में क्या होता है कि सत्ता में भी नहीं है, सत्ता में से भी बाहर निकाल दिया, वो क्षायिक है। और क्षयोपशमिक क्या है? क्षयोपशमिक में क्या होता है, थोड़ा सा तो नीचे बैठ गया, थोड़ा बहुत हिलता है। अच्छा, पारिणामिक में क्या बताया था इसमें? फिर वो पारिणामिक में, वो तो क्षायिक है, वो पारिणामिक है। लेकिन उदाहरण में कैसे फिट करोगे? क्यों? अग्नि पे जैसे चढ़ाया उस समय तो गर्म हो गया। मैं कह रहा हूँ गिलास वाले उदाहरण में कोई उदाहरण मिला क्या आपको पारिणामिक का? बताओ कैसे, हर्षिता बताइए। मैं आपको बता देता हूँ ना, छोड़ो इतने परेशान क्यों हो रहे हो। गरम वरम का तो उससे समझ में नहीं आ रहा। जो लिक्विडिटी है, आप समझो,
जो लिक्विडिटी है क्या बोलते हैं? गीला। ठीक है, मैंने उसका जो बहना स्वभाव है, लिक्विड पना, वो उसका पारिणामिक भाव है। अब समझ में आ रहा है? वो तो सर्वकालों में रहेगा उसमें। लेकिन पानी शीतल होता है, ये सही नहीं है। देखो पानी शीतल तो तब होता है फ्रिज में रखो। पर नॉर्मल नॉर्मल किसे कहोगे आप? अभी आपके यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर है, वो पानी जैसा आपका हो रहा है, आप उसे क्या कहोगे? शीतल जल कहोगे? लेकिन वो फिर नॉर्मल में रखेगा, उसको थोड़ी देर रखो तो अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। कितने टेम्परेचर पे आ जाएगा बताओ? किसको आप नॉर्मल कहोगे? अभी अगर आप शिमला में हो तो नॉर्मल टेम्परेचर किसे कहोगे पानी का? सबकी छोड़ो, आप अपनी बताओ। शीतल उतना ही तो शीतल होगा जितना वातावरण का टेम्परेचर है। आप सारे निमित्त हटाओ ना, फिर बताओ। जो पर निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। अब बताओ पानी का स्वभाव। अब बाहर का टेम्परेचर हटा दो भैया, वो तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही चलेगा। आपने फ्रिज में रखा था तो टेम्परेचर बहुत कम था तो ज़्यादा शीतल हो गया। अब आपने बाहर निकाला तो आपके रूम का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो वो पानी 40 डिग्री पे हो गया। आप उसको स्वभाव क्यों कह रहे हो? वो भी तो निमित्त जन्य है। अगर आपके रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री होता तो वो पानी 50 डिग्री पे हो जाता। नहीं समझे? तो वो स्वभाव कैसे हुआ बताओ? अब आप विद्वान हो गए हो, अब आप ये मत कहा करो कहते हैं। लोग नहीं सुनेंगे आपकी कहते हैं। आप क्यों कह रहे हो? आप कह रहे हो तो पहले आप समझ के बोलो ना। बात समझ में आ रही है मेरी? कुछ थोड़ा दिमाग लगाना। तो जो पर निमित्त के बिना होता है उसको स्वभाव कहते हैं। तो जल का स्वभाव है निर्मल। क्यों? वो हर किसी को निर्मल कर देता है। उसको गुण है कि मैल को धोने के काम आता है। आप नाली का भी पानी उठाओगे तो उससे भी आप सफाई कर लेते हैं, धुलाई कर लेते हैं। देखा था एक वीडियो, सब्जी वाला नाली के पानी में धो रहा था सब्जियां। अब आप समझो ना, बर्फ बना है जब आपने पर का निमित्त मिलाया। जब पर का निमित्त हटाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठोस, द्रव और गैस, ठोस और गैस ये पर निमित्त जन्य दशाएं हैं, लेकिन द्रव रूप अवस्था में रहना ये उसका स्वरूप है। क्या हो रहा है अगर? तो ये भी स्वभाव नहीं है। बर्फ भी तो विकार है। तो बर्फ को लिक्विडिटी कहते हैं, वो तो ठोस है। हाँ, आप समझना, ये उदाहरण है। सुनो एक मिनट, ये उदाहरण है क्योंकि उसकी शीतलता और कितनी डिग्री को आप शीतल कहोगे बताओ? मुझे बताओ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल एकदम गर्म भी हो, 100 डिग्री का भी हो, तो भी वो बहेगा कि नहीं बहेगा? लिक्विड बना रहेगा नहीं रहेगा? 20 डिग्री 30 डिग्री वो भी बहेगा, उबलना चालू होता है ना। लेकिन आप उसे बहुत देर तक खोलाओगे तब वो गैस में कन्वर्ट होगा सारा। अभी थोड़ी हो जाएगा। 100 डिग्री होते ही क्या सारा भाप बन जाएगा एकदम? तो वो तो धीरे धीरे होना चालू होता है। तो देखो जो प्याऊ लगे होते हैं ना, उस पर लिखा होता है शीतल पेय जल, कोल्ड पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो शीतल का मतलब तो कोल्ड होता है। तो मैं ये समझा रहा हूँ वो जो शीतल है ना, वो तो फ्रिज में रखने से होगा। तो बताओ ना कौन सा नॉर्मल टेम्परेचर? आप नॉर्मल टेम्परेचर किसे कहोगे बताओ? नदी में तो बहुत गर्म होता है। अभी दोपहर के टाइम पानी में डाल के देखो आप। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि थोड़ा गहराई से समझा करो हर चीज़ को।
थोड़ी बुद्धि लगाया करो। पारिणामिक भाव क्या होता है, चाहे वो जल मैला है चाहे निर्मल है, लेकिन जल तो जल है ना, भले नाली का जल हो चाहे पीने का जल हो, उन सब में कोई एक समान रूपता नज़र आ रही है आपको। गटर का पानी, ठीक है, पीने का पानी, फ्रिज का पानी, गर्म पानी, उन सब के रहते हुए जिस स्वभाव का कभी नाश नहीं होता वो है पारिणामिक भाव। उसके बिना तो जल की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी, वो कहलाता है पारिणामिक भाव। केवल ज्ञान पारिणामिक भाव है कि नहीं, बताओ। केवल ज्ञान सर्वज्ञ नहीं है ना, समझ गए? तो फिर पारिणामिक भाव क्या है? ओनली ज्ञान, नहीं केवल ज्ञान, सामान्य ज्ञान, वो पारिणामिक भाव है। वो सदा सब जीवों में पाया जाता है, केवल ज्ञान तो नहीं पाया जाएगा। तो निगोदिया के भी पाया जाए और मुक्ति में भी पाया जाए। तो जैसे चैतन्य बना, ये सब दशाओं में है कि नहीं, वो है पारिणामिक भाव। समझ गए? अभी गर्म पानी है, उसमें शीतलता तो है ही नहीं। तो आग में तो आप रेत डालोगे तो भी बुझेगी, तो बुझने से मतलब थोड़ी हो गया। हर किसी ने कोई एग्जाम्पल दे दिया, आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो। जैसे आप कहते हो चीनी कभी कड़वी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आप उसे तवे पे थोड़ा सा भून लो, कड़वी हो जाएगी। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि चीनी कभी कड़वी नहीं हो सकती? तो ऐसे चीनी को भी कहो ना कि चीनी मीठी भी है और विकार से कड़वी भी होती है। जीव में आप मानते हो ना, शुद्ध रूप भी परिणमित होता है, अशुद्ध रूप भी। ऐसी चीनी मीठी भी होती है और कड़वी भी होती है। अब तवे पे जला लो उसे, भयंकर कड़वी हो जाएगी। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि कभी हो ही नहीं सकती, कड़वी कभी हो ही नहीं सकती? चलो, तो आप आपस में किया करो ना ऐसी बहस, आपस में ग्रुप डिस्कशन किया करो ऐसा। नहीं, फिर भी अपना दिमाग लगाओ ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? तो सोचो आप इस पॉइंट से, पारिणामिक भाव को एक बार अच्छे से पढ़ना, फिर चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है? अब आप मुझे बताओ ना, पारिणामिक भाव में क्या होता है? जो पर निमित्त के बिना होता है, स्वाभाविक अपने परिणाम से होता है, जिसमें उदय उपशम छह उपशम के कारण नहीं होता और सब जगह मौजूद रहता है, वो है पारिणामिक, सदा काल। जैसे जीव को चैतन्य पना है, तो केवल ज्ञानी भगवान को भी है और निगोदिया को भी है, वो है पारिणामिक भाव जीव का। समझ गए? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ऐसे तीन भेद किए ना पारिणामिक भाव के। अब जो जीवत्व पना है वो तो सभी जीवों के, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, ठीक है? कोई बात नहीं, जो आप जानते हैं वो सब ठीक है, सामान्य है, लेकिन आप और विशेष जानो ना। समझ गए? हाँ, शुगर केन से बनती है। क्या पारिणामिक भाव? बाकी तो सारी औदैहिक है, जो भी कर्म के उदय के निमित्त से हो रहे हैं वो सारे के सारे औदैहिक तो है। आपके जितने परिणाम नजर आ रहे हैं ना, जितने भी आपके, ज़्यादातर औदैहिक हैं सारे के सारे। औपशमिक भाव आपको अभी सम्यक दर्शन होने पर प्रकट होता है, उसके बिना औपशमिक भाव है ही नहीं। उस कर्म का उपशम हो तो जो निर्मल परिणाम प्रकट हुआ वो औपशमिक भाव होता है। कब हुई थी गोष्ठी आपकी? वो नहीं है तो 5 भाव के लिए अब भाव दीपिका पढ़ लो भैया।
सामान्य से पढ़ लो। सामान्य उसमें है नहीं, उसमें सिर्फ जो 18 में तो जैसे जो उनके महाराज के 18 में तो उसी में तत्वज्ञान पाठमाला 1 भाग दीपिका और तत्वार सूत्र, इन 3 के अलावा कहीं 5 भागों में पढ़ना है। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में है ना चैप्टर, हाँ, वो हो गया, एक तत्वार सूची हो गया, दूसरा अध्याय। एक भाव दीपिका हो गया। तत्वार सूत्र की टीकाएं बहुत हैं, तत्वार सूत्र की ढेरों टीकाएं हैं। आप सर्वार सिद्धि है उसकी टीका, थोड़ा सा उसमें से देख लो, ठीक है। हाँ, ऊपर रखी है, ऊपर रखी है। और एक डॉक्टर साहब ने भी तत्वार्थमणि प्रदीप के नाम से उसका वो किया है, उसको देख लो, 3-4 टीकाएं देख लो, ठीक है। पारिणामिक भाव तो क्या है, वो हर जगह अवेलेबल है, वो सब जगह रहेगा, ठीक है। चाहे औपशमिक भाव है वहाँ पे भी पारिणामिक मौजूद है, जहाँ क्षयिक भाव है उसमें भी पारिणामिक भाव मौजूद है, जहाँ क्षयोपशमिक भाव है वहाँ भी पारिणामिक भाव मौजूद है। और सच बताऊं, पारिणामिक भाव ही है एक भाव, बाकी सारे तो उसी भाव को जब कर्म के उदय की तरफ से देखते हैं तो वो औदयिक दिखाई देता है, कर्म के उपशम वाले चश्मे से देखते हैं तो औपशमिक दिखाई देता है। कर्म के जीव तो वही है ना, चैतन्य स्वरूपी जीव है। जब हमने कर्म के क्षय वाले चश्मे से देखा तो ये दिखाई देगा क्षयिक भाव रूप। जैसे आपने नीला चश्मा लगाया तो दुनिया नीली दिखाई देगी, हरा चश्मा लगाया तो हरी दिखाई देगी। जैसे मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं है, उसका निरूपण 2 प्रकार का है। उसी प्रकार जीव तो वास्तव में देखें तो अपने पारिणामिक भाव रूप है, अपने परिणाम से जो भाव हुआ, लेकिन उसी भाव को अलग अलग एंगल से देखा। जब कर्म के क्षय के चश्मे से देखा तो ये क्षयिक भाव रूप दिखाई देता है, जब कर्म के उपशम के चश्मे से देखते हैं तो औपशमिक भाव रूप दिखाई देता है, जब उदय के चश्मे से देखते हैं तो औदयिक रूप दिखाई देता है। समझ में आया? बाकी भेद दृष्टि से देखोगे तो वो सारे के सारे 53 भाव भी नजर आएंगे। तो इसमें बहुत गहराई है और इसका थोड़ा सा नियम सार जी में है। यस, 7वें अध्याय में भी है थोड़ा सा पारिणामिक भाव का, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप तो भी सामान्य करना, क्योंकि मेरा तो फर्ज है ना कि आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करूं, जिससे कि आप और गहराई से सोचो। 3:30 आ गया था मैं। वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए, उदय ना पाया जाए, उसका नाम उपशम है। यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, सो चतुर्थादि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। औपशमिक सम्यक्त्व चौथे से 7वें गुण स्थान तक, ठीक है। तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुण स्थान में क्षयोपशम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो, अब 7वें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ने के लिए जो तैयारी हुई, उपशम श्रेणी का प्रारंभ, उपशम श्रेणी का पहला गुण स्थान है 8वां, ठीक है। 7वें गुण स्थान के हम 2 दशाएं बताते हैं। किसी को याद है 7वें गुण स्थान की 2 दशाएं? स्वस्थान अप्रमत और सातिशय अप्रमत। नहीं पढ़ी आपने गुण स्थान विवेचन? कब है कोर्स? 12वीं के बाद। आपने गुण स्थान विवेचन पूरी नहीं पढ़ी ना। चलिए सुनिए, 7वें गुण स्थान के 2 पार्ट होते हैं, स्वस्थान और सातिशय। तो जो स्वस्थान अप्रमत है वो तो छठे में आते हैं, फिर 7वें में, फिर छठे में, फिर 7वें में, जो असंख्यात बार छठे 7वें में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो 7वें के स्वस्थान अप्रमत मुनिराज कहलाते हैं, जो नियम से नीचे आएंगे छठे में। और अब जो नीचे नहीं आकर 7वें में आए और अब नीचे नहीं आएंगे, उपशम श्रेणी चढ़ेंगे या छपक श्रेणी चढ़ेंगे, वो कहलाते हैं सातिशय अप्रमत, ठीक है। तो देखो, द्वितीयोपशम सम्यक तो क्या है? उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर, अब इन्होंने उपशम श्रेणी चढ़नी है, 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, इनको उपशम श्रेणी चढ़नी है, लेकिन इनके पास
औपशमिक सम्यक्त्व नहीं है, इनके पास है छायोपशमिक सम्यक्त्व। अब ये छायोपशमिक सम्यक्त्व से उपशम सम्यक्त्व करेंगे, तो यहाँ जो उपशम सम्यक्त्व होगा उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए ये कहलाता है द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। सुबह भी बताया था, यहाँ करण द्वारा 3 ही प्रकृतियों का उपशम होता है। क्या कह रहे हैं? द्वितीय उपशम के समय, क्योंकि इसकी सत्ता में 3 होती हैं, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। उन तीनों का उपशम होता है, क्योंकि इसके 3 ही की सत्ता पाई जाती है। फिर यहाँ भी अंतरकरण विधान से व उपशम विधान से उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो उपशम सम्यक्त हो गए, द्वितीय उपशम है। श्रेणी चढ़ने के लिए छायोपशमिक सम्यक्त से जो उपशम सम्यक्त होता है वो द्वितीय उपशम है, और मिथ्यात्व से 3 करण पूर्वक जो सम्यक्त के लिए उपशम होता है वो प्रथमोपशम सम्यक्त है। जब चौथे गुण स्थान में आएगा तो वहाँ वो करके आएगा और प्रथमोपशम सम्यक्त। और ये जो 8वें गुण स्थान में आएंगे, यहाँ जो 7वें गुण स्थान में करेंगे उपशम सम्यक्त, ये द्वितीय उपशम सम्यक्त होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 7वें से लेकर 11वें गुण स्थान तक, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। और गिरते हुए किसी के ये उपशम सम्यक्त छठे, 5वें, चौथे में भी रह सकता है, गिरते हुए, ठीक है। इस प्रकार उपशम सम्यक्त 2 प्रकार का है। सो ये सम्यक्त वर्तमान काल में छायिकवत निर्मल है। कितना निर्मल है? छायिक के समान, क्योंकि इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता तो पाई जाती है, इसलिए अंतर्मुहूर्त काल मात्र ये सम्यक्त रहता है। जब आपका ये अंतर्मुहूर्त काल पूरा हो जाएगा ना, तो फिर उदय में आ जाएगी मिथ्यात्व प्रकृति, फिर दर्शन मोह का उदय आता है। ये उपशम सम्यक्त का स्वरूप हो गया। तथा जहाँ दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में सम्यक्त मोहनीय का उदय आ जाए और अन्य 2 का उदय ना हो, ध्यान देना इधर, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका तो उदय नहीं आया, लेकिन एक सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया, तो फिर वहाँ पर क्षयोपशम सम्यक्त होता है। कौन सा? उपशम सम्यक्त का काल पूरा होने पर, अब ये काल पूरा हो गया, अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ना तो मिथ्यात्व का उदय आए और ना सम्यक मिथ्यात्व का, अकेले सम्यक्त प्रकृति उदय में आए, क्योंकि बाकी उन दोनों का द्रव्य ये सम्यक्त प्रकृति रूप कन्वर्ट होकर उदय में आता रहे, तो इसके मिथ्यात्व तो नहीं होगा। क्या होगा फिर? छायोपशमिक सम्यक्त। सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान से व मिश्र गुण स्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। छायोपशमिक सम्यक्त तो कौन से गुण स्थान में होता है? छायोपशमिक सम्यक्त, हाँ, कौन से गुण स्थान में? चौथे में, ठीक है, चौथे से 7वें तक पाया जाता है। अब देखो, सुनो एक मिनट, चौथे गुण स्थान में छायोपशमिक सम्यक्त तो पाया गया। अब सादी मिथ्या दृष्टि के, माने जिसकी सत्ता में 3 प्रकृतियां हैं, जो सादी मिथ्या दृष्टि है और उसकी सत्ता में 3 प्रकृतियां हैं, तो वो सादी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान से सीधा चौथे में आ जाएगा, छयोपशम सम्यक्त तो ले लेगा। क्या कि मिथ्या दृष्टि तो है, सीधा छयोपशम सम्यक्त तो किसको हो सकता है? जिसकी सत्ता में ये 3 प्रकृतियां पड़ी हों दर्शन मोह की, और उसमें से सम्यक्त प्रकृति का तो उदय हो और बाकी दोनों का अनुदय हो, तो सीधा पहले से मिथ्यात्व गुण स्थान से छयोपशम सम्यक्त भी हो सकता है। एक कंडीशन तो बता दी, उपशम सम्यक्त का काल पूरा होने पर ये छयोपशम सम्यक्त रूप हो सकता है। दूसरी दशा, सादी मिथ्या दृष्टि छयोपशम सम्यक्त ले सकता है, सीधा मिथ्यात्व से छयोपशम सम्यक्त में आ गया। तीसरा, कोई मिश्र गुण स्थान में है, मिश्र गुण स्थान में, और उसकी सत्ता में तीनों प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। मिश्र गुण स्थान में मिश्र प्रकृति का उदय है, सम्यक मिथ्यात्व का। अब उसके सम्यक मिथ्यात्व का हो जाए अनुदय, दर्शन मिथ्यात्व, मिथ्यात्व प्रकृति का भी अनुदय, मिश्र प्रकृति का भी अनुदय,
लेकिन सम्यक्त प्रकृति उदय में आ जाए तो तीसरे गुण स्थान से भी छह उपशम सम्यक्त हो जाता है। पहले गुण स्थान से साधी मिथ्या दृष्टि को छह उपशम सम्यक्त हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या बताई? तीसरे गुण स्थान वाले को छह उपशम सम्यक्त हो सकता है और औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होने पर छह उपशमिक सम्यक्त हो सकता है। तो छह उपशमिक सम्यक्त होने की 3 कंडीशन बता दी मैंने। अब एक बात और बताऊं आपको, जब ये उपशम सम्यक्त औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होने के बाद, अब देखो जब इसका औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा हो जाता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है सुन लेना, इसमें नहीं है। जब औपशम सम्यक्त का काल पूरा हुआ और इसके सम्यक्त प्रकृति उदय में आ गई, मिथ्यात्व नहीं आई, सम्यक मिथ्यात्व नहीं आई, तो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? इसको चौथा ही रहेगा, लेकिन छायोपशमिक सम्यक्त हो जाएगा क्योंकि सम्यक्त प्रकृति का उदय है। औपशमिक का काल पूरा हो गया। अब जब यहाँ पहुँचा वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तो नहीं आया, सम्यक मिथ्यात्व का भी नहीं आया, सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया, तो हो गया छायोपशमिक सम्यक दृष्टि। दूसरी कंडीशन, अगर उपशम सम्यक्त का काल पूरा होने के बाद सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए तो क्या होगा? तीसरा गुण स्थान हो जाएगा। क्या नाम है तीसरे गुण स्थान का? सम्यक मिथ्यात्व मिश्र। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। अगर उसे मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो पहला गुण स्थान में आ जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अगर उपशम सम्यक्त का एक समय या फिर 6 आवली काल शेष रहने पर, ठीक है, उसके अनंतानुबंधी में से किसी एक कषाय का उदय आ जाए तो उसको होगा सीधा दूसरा गुण स्थान सासाधन सम्यक्त। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी में से किसी एक कषाय चौकड़ी का उदय आ जाए, लेकिन वो कब आ सकता है कि अभी उपशम सम्यक्त का काल पूरा नहीं हुआ, इसमें जगन्य से या तो एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली काल शेष रहे और अनंतानुबंधी में से किसी एक कषाय का उदय आ जाए तो सीधा होगा दूसरा गुण स्थान सासाधन गुण स्थान। मैंने सारी कंडीशंस बता दी है, अब रिवीजन नहीं होगी। चलिए आगे बढ़िए। पहली वाली कंडीशन बताई थी मैंने, छायोपशमिक सम्यक्त की कंडीशंस कब कब हो सकता है। पहला देखो, उपशम सम्यक्त का काल पूरा हुआ, ठीक है, इसका काल पूरा होने पर छायोपशमिक सम्यक्त हो सकता है क्योंकि सम्यक्त प्रकृति उदय में आ गई। उपशम सम्यक्त का काल पूरा होने पर एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बताई? साधी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको छयोपशम सम्यक्त हो सकता है, सम्यक्त प्रकृति का उदय बाकी का अनुदय हो। अनादि मिथ्या दृष्टि को सीधा छयोपशम सम्यक्त नहीं होगा, उसको तो पहले उपशमिक सम्यक्त होगा क्योंकि उसकी सत्ता में 3 है ही नहीं, सम्यक्त प्रकृति उदय में कहाँ से आएगी। ठीक है, अच्छा तीसरी कंडीशन क्या थी? मिश्र गुण स्थान से छयोपशमिक सम्यक्त में आ सकता है, सम्यक मिथ्यात्व में है, उसकी सत्ता में सम्यक्त प्रकृति भी है, तो सम्यक मिथ्यात्व का तो हो गया अनुदय और सम्यक्त प्रकृति का हो गया उदय। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिथ्यात्व गुण स्थान से छयोपशमिक सम्यक्त में आ सकता है साधी मिथ्या दृष्टि, मिश्र गुण स्थान से छयोपशम सम्यक्त हो सकता है और उपशम सम्यक्त का काल पूरा होने पर छयोपशम सम्यक्त हो सकता है। 3 कंडीशन हो गई छयोपशमिक सम्यक्त। बताया तो है, मिश्र गुण स्थान से, बशर्ते कि उसकी सत्ता में सम्यक्त प्रकृति हो, उसका उदय आ जाए। दूसरे गुण स्थान का मैंने बताया था कि दूसरा गुण स्थान तो हमेशा गिरते समय ही होगा। अगर ये उपशम सम्यक्त का काल थोड़ा सा बच रहा है, 6 आवली और 1 समय, इतने में अनंतानुबंधी में से किसी एक कषाय का उदय आ जाए, तब होगा उसके कौन सा गुण स्थान? दूसरा गुण स्थान होगा। तीसरा देख लो, तीसरा ऐसा नहीं है कि गिरते वक्त ही आता है, पहले गुण स्थान से भी तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। अगर उसके पास सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो साधी मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में भी आ सकता है। आपने वो पढ़ा है, जीव कांड पढ़ा है ना?
जीव कांड नहीं पढ़ा? मेरे से ही पढ़ोगे सब कुछ? और बच्चे भी तो पढ़ने चाहिए ना, आप ही आप पढ़ोगे। क्यों? गलत बात है ना, सबसे पढ़ना चाहिए। पढ़ चुके? नहीं, मैंने तो बोला था, मैंने कहा अच्छे विद्वान बुलवाओ 2-4 बढ़िया, जो फुल टाइम दे सकें आपको। ठीक है ना? माने फुल टाइम में क्या होता है कि वो पूरे टाइम फ्री रहें, उनका कोई और काम ना हो, सिर्फ यही काम करें। आप लोगों के लिए पहले से नोट्स तैयार करें, पेपर तैयार करें, अच्छे अच्छे चार्ट वार्ट तैयार करें। अब हमारे पास उतना टाइम, चार्ट से लेकिन फिर उसमें ना ज़्यादा गहराई में चर्चा नहीं हो पाती होगी। वो आपको चार्ट की चर्चा तो हो जाएगी, अच्छा है ना। तो जो निवृत्त लोग हैं वो पूरा फुल टाइम दे सकते हैं इन चीज़ों में। बुला लो ना प्रतिति दीदी को फिर से 2 महीने के लिए। चलो, आपका पुण्य हल्का है थोड़ा, पुण्य में ताकत होगी तो सब आ जाएंगे, है ना? पता है, पता है, पता है। चलिए, हाँ, दूसरे से तो नीचे ही आएगा, पहले में हमेशा ध्यान रखना। हाँ, उपशम सम्यक्त के समय मैंने किसका किया इसने? दर्शन मोहनीय का किया ना उपशम। दर्शन मोहनीय का उपशम किया, लेकिन अनंतानुबंधी में से, ठीक है, किसी एक कषाय का उदय आ जाए तब ये स्थिति बनती है कि दूसरा गुण स्थान हो जाता है। फिर चौथे से गिर गया ना, फिर तो दूसरे में आ गया। वो सिचुएशन बन सकती है एक उपशम सम्यक्त के काल में। जगन्य एक समय अथवा अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहने पर 4 अनंतानुबंधी में से कोई एक का उदय आ सकता है, और वो आ जाए तो ये गिर जाता है उपशम सम्यक्त से, और गिरकर आता है दूसरे गुण स्थान में। और जो काल शेष बचा था उपशम सम्यक्त का, उतने काल तक दूसरे गुण स्थान में रहकर फिर नीचे गिरता है पहले में। इसलिए दूसरे गुण स्थान का जगन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली है। ठीक है, हाँ, पहले गुण स्थान में वापस फिर दोबारा से उपशमिक सम्यक्त ले, प्रथम उपशम सम्यक्त करे तो फिर चौथे में आकर उपशम सम्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें ना असंख्यात काल बाद होता है, जस्ट तुरंत नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा उपशम सम्यक्त तब होगा कि सत्ता में जब फिर एक रह जाएगी। नहीं, हाँ, सुनो, वो हो सकता है शादी मिथ्या दृष्टि के भी तो होता है। अगर 3 होंगी तो तीनों का उपशम करके होगा, लेकिन उसमें कुछ और विशेष बात भी है कि कुछ टाइम ज़्यादा लगता है, जल्दी नहीं होता, कितने पल्ले या कुछ ऐसा काल है उसमें। औपशमिक सम्यक्त तो छूटे ही छूटेगा, उसका काल अंतर मूर्त ही है। उसके बाद या तो औपशमिक सम्यक्त रूप हो जाए, या मिथ्यात्व रूप हो जाए, या सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाए। हाँ, क्षायिक नहीं छूटता। क्षायोपशमिक जरूरी नहीं है कि छूटे, क्षायोपशमिक से सीधा क्षायिक कर ले, छूटेंगे। चलिए, क्षयोपशम क्या है? सो कहते हैं, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, उससे अनंतवे भाग मिश्र मोहनीय का है। अनुभाग समझ गए? उसकी फल देने की पावर, उससे अनंतवा भाग हीन, कम हो गई। जितनी मिथ्यात्व प्रकृति की थी अनुभाग शक्ति, उसके अनंतवे भाग मिश्र मोहनीय की है।
और उसके अनंतवे भाग सम्यक्त प्रकृति की है। इनमें सम्यक्त मोहनीय प्रकृति देशघाती है। इसके उदय में आते हुए भी सम्यक दर्शन का घात नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ मलिनता उत्पन्न होती है, कोई दोष लगते हैं, तो जो मूल घात ना कर सके, ठीक है, किंचित दोष उत्पन्न करे, उसका नाम है देशघाती। तो जहाँ मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना। देखो क्षयोपशम का अर्थ बता रहे हैं। मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है। उदय में नहीं आएंगे, सत्ता में मिथ्यात्व भी है और सम्यक मिथ्यात्व के निषेक भी हैं, लेकिन वो उदय में आए बिना ही क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब वो क्या कि सम्यक मोहनीय रूप परिणमित होकर नष्ट होते जाएंगे। समझ रहे हैं हम? ये तो क्षयोपशम की परिभाषा है, याद कराई थी क्या हमने कभी? हाँ, एक बार रिवाइज कर लो। क्या है? उदयाभावी सदवस्था रूप उपशम, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। क्या तीन अवस्थाएं क्या हैं? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के भविष्यकालीन निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसे तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। और ऐसा क्षयोपशम होने पर जो इसका भाव होता है वो क्षयोपशमिक भाव कहलाता है। भैया आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, चलो कल हो जाएगा। इसको पैराग्राफ को पूरा कर दो। हाँ जी, तो जहाँ मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना। और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए, लेकिन उदय नहीं पाया जाए। आगामी काल में उदय में आने वाले जो निषेक थे वो सत्ता में तो रहे, लेकिन उदय में नहीं आए, वो हो गया उपशम, सदवस्था रूप उपशम। और सम्यक्त मोहनीय का उदय पाया जाए, ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षयोपशमोदय। पूरा नाम पता है इसका क्या होगा? क्षयोपशमोदय। क्षय है यानी उदयाभावी क्षय, उपशम हो गया, और उदय भी है, देशघाती का उदय है। इसलिए समल तत्वार श्रद्धान हो वह क्षयोपशम सम्यक्त है। समल माने मल सहित। यहाँ जो मल लगता है उसका तारतम्य स्वरूप तो केवल ही जानते हैं। उदाहरण बतलाने के लिए चल मल अगाड़पना कहा, ये दोष बताए ना, चल मल अगाड़। सुनो, वहाँ व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति तो हो, परंतु अरंत देवादि में ये मेरे हैं, ये अन्य के हैं इत्यादि भाव सो चलपना है। क्या ये बहुत स्थूल बता रहे हैं? वो कह रहे हैं केवल ज्ञान गम्य है, उसमें चल मल अगाड़ दोष कैसे हैं? वो केवल ज्ञान गम्य है, उदाहरण मात्र बता रहे हैं कि जैसे शांतिनाथ भगवान मेरे, पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारे, क्योंकि तुमने पधराए थे, तुमने विराजमान की थी प्रतिमा, तो ये मोटा उदाहरण है। ये मेरा है, ये अन्य का है, ये भाव सो चलपना है। शंकादिक मल लगे, जो 25 दोष बताए थे ना आपको, वो है मल दोष। ये शांतिनाथ शांति के कर्ता हैं, ये भाव अगाड़पना है। समझ गए? मोटा मोटा समझना। ये उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए, परंतु नियम रूप नहीं है। क्षयोपशम सम्यक्त में जो नियम रूप कोई मल लगता है वो तो केवली भगवान जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्वार श्रद्धान में किसी प्रकार से समलपना होता है, कोई दोष लगते हैं, इसलिए ये सम्यक्त्व निर्मल नहीं है। औपशमिक और क्षयिक वो निर्मल है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्व का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं है। इतना विशेष है कि क्षयिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर, माने अब जो क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला है
अब ये क्षयिक सम्यक्त्व के सन्मुख हुआ, तो अंतर मुहूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, माने प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है। क्या कर रहा है कि है तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, लेकिन इसने क्या किया कि वो मिथ्यात्वादी प्रकृतियों की छपना प्रारंभ कर दी। हाँ, यही बता रहे हैं। तो जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है वहाँ दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात पहले तो मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय करेगा, सुनना जरा ध्यान से, तो अभी दो की सत्ता रह जाएगी। कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। फिर मिश्र मोहनीय का भी क्षय करता है, वहाँ सम्यक्त मोहनीय की ही सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त मोहनीय की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, माने सम्यक्त प्रकृति का घात नहीं करता, वो तो उदय में आकर पूरी हो जाती है। तो तब तक वो क्या कहलाता है? कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। अब उसने करने योग्य सब कर दिया। अब जो सम्यक्त प्रकृति बची है थोड़ी सी अंतर्मूर्त काल वाली, तो वो अंतर्मूर्त काल में अपने आप उदय में आकर खत्म हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ बताया था ना उपशम सम्यक्त, अब इसके आगे पूरा मैदान साफ होगा, क्योंकि अभी ये सम्यक्त प्रकृति का उदय चल रहा था, क्षयोपशम सम्यक्त रूप दशा थी। अब ये सम्यक्त प्रकृति अंतर्मूर्त तक के काल की थी, अब ये उदय में आके सारी समाप्त हो जाएगी। अब सत्ता में से तीनों है ही नहीं, तो अब क्या हो गया? क्षयिक सम्यक्त। तो जब इसने मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इनका तो क्षय कर दिया, एक सिर्फ सम्यक्त प्रकृति रह गई, तो कहलाता है वो कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। तथा इस क्षयोपशम सम्यक्त्व का ही नाम वेदक सम्यक्त्व है। वेदक क्यों? क्योंकि यहाँ एक प्रकृति के उदय का वेदन है, सम्यक्त प्रकृति के उदय का वेदन कर रहा है ना, इसलिए क्षयोपशम सम्यक्त्व को ही वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय की मुख्यता से कहा जाए वहाँ तो क्षयोपशम नाम पाता है, क्योंकि मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का कर दिया क्षयोपशम। तो जब हम मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय की तरफ से कहेंगे तो इस सम्यक्त्व को कहते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, और जब सम्यक्त प्रकृति की तरफ से कहेंगे तो कहा जाएगा वेदक सम्यक्त्व। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है, तथा वह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। इस प्रकार क्षयोपशम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। अब क्षयिक सम्यक्त्व का कल लेंगे, शाम की क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है? अपनी पढ़ाई कर लेना, रिवीजन कर लेना इसमें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीप्त